कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ महाराष्ट्र के चुनाव में आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। मतलब अब आज हर गठबंधन को यह तय कर लेना था कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी और सारे उम्मीदवारों को आज जाकर के अपना नॉमिनेशन फाइल कर देना था। अब इसके बाद जो तस्वीर उभर के सामने आई है वो बड़ी दिलचस्प है। एक तो पहले ही कंफ्यूजन इतनी थी, 6 पार्टियां हो गई हैं, 3 पार्टियों की 6 पार्टियां बन गई थी। अब उसके बाद अब जो फिलहाल 4 पार्टियों की अब जो स्थिति दिखाई दे रही है कि इस पार्टी का नेता लड़ रहा है दूसरे की सिंबल से। कहीं एक गठबंधन की दो पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ फ्रेंडली फाइट में उतरी हुई हैं। तो अजीब किस्म की परिस्थिति बनी हुई है। आज भी हम लोग बात करेंगे तो आपको सीट पर आज कुछ बड़ी सीटें बताएंगे आपको, उसके बाद आगे चर्चा होगी। और मेहमान रोज की तरीके से पहुंच चुके हैं। प्रदीप सिंह जी, बहुत स्वागत सर आपका। प्रदीप जी आज बता देंगे इलेक्शन में क्या हो रहा है। सर का कुर्ता भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। धनतेरस, हैप्पी धनतेरस। धनतेरस की शुभकामनाएं। हैप्पी नहीं बोलना है, चल रहा चल आज देख रहे ना सोशल मीडिया पे चल रहा है। नो हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली, शुभ धनतेरस। धनतेरस की शुभकामनाएं। धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएं। तो प्रदीप जी धनतेरस के दिन बहुत कर देंगे, रिजल्ट आउट कर देंगे आज वो, ठीक। और देवेंद्र जी, प्रदीप जी जो है बता देंगे जीत कौन रहा है। वाले दिन नहीं मिलेंगे। प्रदीप जी बता देंगे जीत कौन रहा है, देवेंद्र बता देंगे किसको कितनी सीटें आ रही हैं। बात खत्म। मैं बताऊंगा हार कौन रहा है। ठीक है, बहुत स्वागत। और अब देखिए 2 लाइनें सर आज के लिए ये हैं कि क्या क्या करा देता है सियासती खेल, बड़ा गजब है। आज यहाँ कल वहां, ना तौर तरीके ना अदब है। और महाराष्ट्र में तो इससे मतलब इसके इतने उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। सीटों के पहले गठबंधन, मैंने कहा कि कौन कितने पे लड़ेगा। पहली लड़ाई तो यही थी ना सारी पार्टियों की, हम ज्यादा पे लड़ेंगे, नहीं हम ज्यादा पे लड़ेंगे। तो अब महायुति का जहां तक सवाल है तो बीजेपी 4-5 सीटों का अभी भी घालमेल है, अभी क्लियर नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी 152 अभी तक डिक्लेयर्ड है। शिंदे जो साहब जो हैं वो 80 ऑड सीटें लड़ रहे हैं। एनसीपी अजीत पवार साहब 50 के ऊपर चले गए, 52 सीटें। 52 और 85 रहेगा लगभग। शिवसेना वाले 85 और 52। बीजेपी मतलब पिछली बार 164 लड़ी थी तो अब वही 10-1 सीट कम, 10-12 सीटें कम पे आ गई। ऑलराइट। और हाँ, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था अभी उस साइड की सारी सीटें डिक्लेयर नहीं हुई हैं, दूसरी साइड की भी नहीं हुई हैं। इसमें बीजेपी वालों में कुछ सीटें जो सहयोगियों की गई हैं वो इसी खाते में होगा। 152 में से 4-5 सीटें शायद सहयोगियों की। ओके। महाविकास अघाड़ी का जहां तक सवाल है तो यहां झगड़ा चल रहा था उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी के बीच में कि भाई कौन ज्यादा सीट लड़ेगा। तो कांग्रेस ज्यादा सीटें लड़ रही, क्लियर है बिल्कुल। 102 तो डिक्लेयर्ड है और उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना अभी तक 87 के करीब है। और एनसीपी शरद पवार सरप्राइजिंगली उद्धव ठाकरे की पार्टी से ज्यादा सीटें अभी तक डिक्लेयर कर चुकी है, 88। 11 सीटें इनकी रिमेनिंग है। मुझे कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि इसमें से भी शरद पवार की तैयारी कम से कम 5 अपने कैंडिडेट उतारने की पूरी हो चुकी है। तो अगर आप, तो ये हो सकता है उद्धव ठाकरे लड़ रहे थे कि हम सबसे ज्यादा सीटें लड़ेंगे अलायंस में, वो तीसरे नंबर पर ना आ जाए। इसका मतलब कांग्रेस बिल्कुल नहीं दबी और शरद पवार साहब ने भी गेम लगा दिया। ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो सर पहले तो इस पहली लड़ाई, ये जो है इतनी सीटें जो कोई लड़ रहा है, ये क्या संदेश दे रहा है? बीजेपी अगर 152, 148 मानिए, मतलब बीजेपी 150 से कम लड़ती तो माना जाता कि उसने जो है वो झुक गई, दबाव में आ गई, कंसीड किया। लेकिन 150 से ऊपर रेस्पेक्टेबल सीट है। और 164 लड़े थे पिछली बार जब शिवसेना के साथ थे, 2 ही पार्टियां थी, 3 हैं तब भी 152, 53 जो भी हो, 150 के ऊपर मान ले। हाँ, उससे कम पर नहीं लड़ रही। तो देखिए 2-3 चीजें बीजेपी ने चुनाव से पहले बहुत स्पष्ट कर दी है। एक कि नंबर 1 इस गठबंधन में हम ही रहेंगे। ठीक है। देवेंद्र फडणवीस को चुनाव में उतारकर ये मैसेज दे दिया है कि देवेंद्र फडणवीस को हम महाराष्ट्र की राजनीति से निकाल नहीं रहे। जो चर्चा थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, तमाम तरह की चर्चाएं थी। तो देवेंद्र फडणवीस जो है अगर महाराष्ट्र की राजनीति में रहेंगे और बीजेपी नंबर 1 पार्टी होगी तो सबसे बड़े मुख्यमंत्री पद के दावेदार वो होंगे। क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम। चुनाव के बाद जो है नतीजे आने के बाद बहुत सी चीज़ें होती है, बहुत तरह की सौदेबाजी होती है, बहुत तरह के प्रेशर होते हैं, उसमें क्या फैसला होता है वो एक अलग बात है। सवाल यह है कि बीजेपी का उद्देश्य क्या है।
बीजेपी का उद्देश्य है कि 2024 में उसके गठबंधन की सरकार बने। वो कितनी सीटों पर लड़ती है, साथी कितने पर लड़ रहे हैं, कहाँ हम दब गए, कहाँ दबा लिया, ये सब जो है गौड़ चीज़ें हैं। मुख्य है गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। दूसरा लक्ष्य है जो दूरगामी बीजेपी का कि 2029 में अकेले हमारी सरकार बनानी है। तो अकेले बनानी है 29 में, तो 2024 में आपको सत्ता में आना पड़ेगा, सरकार बनानी पड़ेगी। तो दो चीज़ें तो बहुत स्पष्ट कर दी हैं। अब मुश्किल जो है एकनाथ शिंदे के सामने भी है कि अगर उनकी पार्टी नंबर 2 होती है, जिसकी उम्मीद करनी चाहिए, सीटों के बंटवारे के आधार पर ही कह रहा हूँ, कोई ज़मीनी फीडबैक के आधार पर नहीं कह रहा हूँ, तो ऐसी हालत में उनके लिए अब परिस्थिति बदल चुकी है। उस समय वो सरकार लेकर आए थे, अब जो है वो सरकार में शामिल हैं। सरकार लेके जा भी तो सकते हैं। वो तो जब नतीजा आएगा तब पता चलेगा कि लेके जा सकने की हालत में है कि नहीं। लेके जा सकते हैं तो उधर क्या उनका किस तरह का हश्र हुआ उद्धव ठाकरे का उनके सामने है। उद्धव ठाकरे की क्या हैसियत थी 2019 में और आज 2024 में क्या हैसियत है, मतलब उनको मिला क्या। वो कहते हैं ना कि जात भी गवाई भात भी गया, तो वो हालत है उद्धव ठाकरे की। हासिल क्या हुआ? नंबर 2 थे विधानसभा में भी और गठबंधन में भी। मातोश्री का जो आभा मंडल था वो खत्म हो गया। अमित शाह को मजबूर किया उन्होंने कि बातचीत के लिए, सीटों के बंटवारे के लिए वो मातोश्री आए। अब कहां जा रहे हैं उद्धव ठाकरे? कोई बैठक मातोश्री में हुई है क्या गठबंधन की? सिल्वर ओक जहां शरद पवार रहते हैं या वाईबी चौहान जो कन्वेंशन सेंटर है वहां पर, इन 2 जगहों पर बैठकें हुई हैं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की, और उद्धव ठाकरे गए हैं। तो ये जो बाला साहब के समय से चला आ रहा था कि हम जाते नहीं कहीं, जिसको मिलना है आए। प्रधानमंत्री के रूप में भी अटल बिहारी वाजपेयी जब महाराष्ट्र गए तो मातोश्री ठाकरे साहब से मिलने जो बाला साहब से वहीं गए, वो ऑरा खत्म हो गया। वो ऑरा खत्म हो गया। तो ऑरा खत्म हो गया, पार्टी हाथ से निकल गई, सिंबल चला गया, नाम चला गया, झंडा चला गया, और उसके बाद गठबंधन में भी टिकटों के बंटवारे में भी नंबर 1 नहीं रह गए। 3 आ गए सर अभी तो फिलहाल। 3 लग रहे हैं। तीसरे नंबर पर। तो आप इससे समझ लीजिए किस हालत में आ गए हैं। तो अब वो शिव सैनिकों के सामने क्या बोलेंगे कि हमने किस लिए छोड़ा था बीजेपी को, और बीजेपी को छोड़ दिया। चल, बहुत अच्छी बात है, आपको मुख्यमंत्री का पद मिला, उसके बाद हासिल क्या हुआ, आगे क्या, अब क्या है? एकनाथ शिंदे को कैसे वो जो है विरोध करेंगे? विरोध तो करेंगे ही। जो गाली दे रहे थे लोकसभा चुनाव के समय, गद्दार है, धोखा दिया, ये सब बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता इस कैंपेन में उस तरह से बोलने की स्थिति में होंगे। एकनाथ शिंदे ने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी है, इस आधार पर कह रहा हूं। उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया है। मातोश्री के इतिहास में, शिवसेना के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मातोश्री के बाहर आकर मुसलमान नारा लगाएं शिवसेना और ठाकरे परिवार के खिलाफ। वो भी हुआ। ये वक्फ बिल पर जो है, बिल्कुल शिवसेना जब वॉकआउट कर गई तो उसके बाद वो भी हुआ। तो कुल मिलाकर ये है कि इस पूरी 5 साल की राजनीति में उद्धव ठाकरे को हासिल क्या हुआ? ठसक चली गई। ठसक चली गई। दूसरा, किसका ऑरा टूटा? अजीत पवार का। अच्छा, सबके दिमाग में ये था कि भाई शरद पवार अब जो है उनकी उम्र हो गई है, संगठन तो अजीत पवार ही चलाते हैं, संगठन की जो ताकत है वो अजीत पवार के पास है। अजीत पवार अगर अलग हो जाएंगे तो आप शरद पवार को गिरा सकते हैं। शरद पवार ने कहा कि इस गलतफहमी में न रहो, खूंटा हमारा अब भी गड़ा हुआ है, और उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ये लोकसभा चुनाव के नतीजे ने बताया। और अभी जो उनके गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ है, उनके साथियों ने भी मान लिया बिल्कुल कि शरद पवार की ताकत बेस्ट स्ट्राइक रेट रहा, और सभी 6 पार्टियों में लोकसभा में उनका बिल्कुल 80% का स्ट्राइक रेट जो है, ये बड़ा जो रेयर होता है वो रहा। तो ये अफसोस होगा एमवीए के लोगों को कि शरद पवार की पार्टी को और सीटें क्यों नहीं दी थी। तो अजीत पवार के पास जो है, मतलब उनको हासिल कुछ नहीं हुआ इस गठबंधन से।
परिवार टूट गया, पार्टी। सर आगे हम लोग जरा सीटों की बात करेंगे तो मुझे लगता है तब ज्यादा बात हो पाएगी अजीत पवार के बारे में। बस एक कमेंट देवेंद्र का, ये सीट डिवीजन को लेकर के एक सेंस क्या इससे ये भी मिलती है कि बीजेपी और एक नाथ शिंदे के बीच में बहुत सीमलेस केमिस्ट्री है और भरोसा किया है एक नाथ शिंदे के ऊपर। हाँ, लेकिन उसमें एक दूसरा चीज़ भी है सौरभ की, जैसे पहले बीजेपी के जो रणनीतिकार थे उनकी कोशिश ये थी कि शिवसेना को, मतलब शिंदे वाले को 72-73 से ज़्यादा ना दिया जाए। लेकिन ये जो बढ़ी हुई सीटें हैं, वो बढ़ी हुई सीटें इस लिहाज से हैं कि उसमें कैंडिडेट बीजेपी का है। अच्छा, इसमें कई लोग बीजेपी के होंगे, लगभग 8-10 बीजेपी के। जैसे मैंने साइना एनसी के उदाहरण दिए, तो साइना एनसी बीजेपी की हैं, तो ऐसे 8-10 कैंडिडेट बीजेपी के हैं जो कि शिवसेना शिंदे के नाम पे वहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी को कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। कुछ कैंडिडेट्स उनके अजीत पवार की तरफ से भी हैं, तो वहाँ भी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बीजेपी को जो झटका लगा है इस टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, उस झटके को आप देखें तो नवाब मलिक का जो हुआ आता हूँ उस पर लास्ट टाइम में, वो एक बीजेपी के लिए झटका था, अदरवाइज झटका नहीं। दूसरा, उद्धव ठाकरे के बारे में मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊँ कि जो सीटें उन्होंने ली हैं उस गठबंधन के लोग ही मान रहे हैं कि उन्होंने बहुत खराब सीटें ली हैं। कैंडिडेट्स भी कोई बहुत अच्छे नहीं दिए। विदर्भ में उनके द्वारा सीटों का डिमांड किया जाना, वो इस बेसिस पे करते थे कि विदर्भ से उनके 2 सांसद आते थे, लेकिन वो सांसद बीजेपी के दम पे आते थे, अमरावती वाली सीट। अब शिवसेना का विदर्भ में कुछ ऐसा है नहीं, 12-14 सीटें उन्होंने वहाँ पे डिमांड कर रखी थी, 12 ले भी ली। तो ये माना जा रहा है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भी उद्धव ठाकरे ग्राउंड का फीडबैक और रिपोर्ट सही नहीं ले पा रहे थे, शायद विधानसभा में भी अभी तक जो दिख रहा है वो कोई बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। ये उनके गठबंधन के नेता कह रहे हैं, वहाँ पर उनकी एक कमज़ोर स्थिति। दूसरी तरफ अजीत पवार के हिसाब से देखो, जैसा कि सर ने कहा कि शरद पवार ने आज जो बोला है सौरभ बारामती में, और कल अजीत पवार ने जो इमोशन दिखाया था उस पर तगड़ा डोज दिया है शरद पवार ने कि भाई हमें लोकसभा चुनाव के समय इमोशन की बात कही जाती थी, अब इमोशनल कौन हो रहा है। अजीत पवार को ये कहना पड़ा कि मेरी माँ ने कहा था अजीत के खिलाफ कैंडिडेट ना मतलब अब बाय एंड लार्ज अभी मतलब सबसे कमजोर विकेट पर उद्धव ठाकरे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इन सभी में सबसे कमजोर विकेट पे उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं, और अजीत पवार, दोनों को आप कह सकते हैं। अजीत पवार उद्धव ठाकरे, ठीक है, दोनों तरफ से एक हो गया। अब कुछ सीटों की बात करते हैं तो उससे आपको, और जैसा मैं कह रहा था कि इतना घालमेल हुआ है, अजीत पवार की सीट की बात कर लें, बारामती की सीट। अब लोकसभा में इन्होंने सुप्रिया सुले के खिलाफ, शरद पवार जी की बेटी के खिलाफ अपनी पत्नी को चुनाव लड़वाया, मतलब उनकी भाभी को। और जैसे सर कह रहे थे, सबने कहा नहीं भाई इनके पहला टेस्ट था पार्टियां टूटने के बाद, इनका चुनावी इम्तिहान, और उसमें शरद पवार ने जबरदस्त तरीके से इनको मात दी। तब भी लोग कहते थे इनके पास संगठन है, आज भी वही तर्क मैं सुन रहा हूँ, कई जगह लोग लिख रहे हैं नहीं अभी बारामती तो यार कम से कम अजीत पवार का ही है, और जब अजीत पवार खुद उतरेंगे तो फिर कोई सवाल ही नहीं है कि कुछ और हो जाए। यहाँ किसको दिया? योगेंद्र पवार, इनके सगे भतीजे हैं अजीत पवार के, शरद पवार ने उनको टिकट दे दिया। तो वही बात जो वो कह रहे थे, कल अजीत पवार एक सभा में थे और वहां उनके आंसू निकल आए, और वहां उन्होंने कहा देखिए शरद, बड़े बुजुर्गों का ये जिम्मा होता है, साहब ने परिवार तोड़ दिया, साहब ने परिवार तोड़ दिया, बच्चे को लड़ा रहे मेरे सामने, और जब मैंने सुप्रिया के सामने गलती की थी अपनी पत्नी को टिकट लड़ा करके चुनाव, लेकिन बड़ों की जिम्मेदारी होती है घर को जोड़ें, घर को बचाएं, मैंने गलती की थी, मैंने माफी मांगी, अब वो भी वही गलती कर रहे हैं। तो इस पर आज नकल उतारी है शरद पवार ने अजीत पवार की, आज की बैठक में नकल निकालते हुए उन्होंने बोला ये देखो 6 महीने पहले कैसी बातें करता था और कल क्या कह रहा था। तो मौका मिला है उनको कहने का तो होगा। तो बारामती में लोकसभा की तरह बड़ा जबरदस्त कॉन्टेस्ट बन गया ये। नहीं, ठीक कह रहे हैं। देखिए, शरद पवार, हम कहते हैं मुलायम सिंह यादव और शरद पवार ऐसे 2 लोग हैं जिन्हें राजनीति का घाक कहा जाता है। 38 साल की उम्र में अपने गुरु वसंत पाटिल को वो पार्टी लेके चीफ मिनिस्टर बन चुके थे। तो ऐसी चालों में, खासकर महाराष्ट्र के अब किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाएं तो लोग कहते हैं भले ही पैसा खूब खाया, लेकिन जितने भी चाहे पूना के इंडस्ट्रियल एरिया है, मुंबई के इंडस्ट्रियल एरिया है, लोग कसम खा के कहते हैं कि भाई शरद पवार ने महाराष्ट्र को पैसा भी खूब कमाया लेकिन उन्नत भी बहुत कराया। तो शरद पवार से इतनी जल्दी तो आप पंगा नहीं ले सकते महाराष्ट्र में। अच्छा, दूसरी सीट इसके बाद ये एक नाथ शिंदे की बात कर लेते हैं। यहाँ भी इंटरेस्टिंग उम्मीदवार दिया है इनके अगेंस्ट। अब ये ठाणे से आते हैं। ठाणे में एक छत्र राज, मेरे को कोई नारा बता रहा था चलता है वहाँ पे कि शिरडी में साईं और ठाणे में भाई, ये नारा चलता है। तो अब क्या उनकी वहाँ पर कितनी पकड़ होगी, लेकिन इनके सामने केदार दीघे को उद्धव शिवसेना ने टिकट दिया। ये जो इनके गुरु हैं आनंद दीघे, ये खुद कहते हैं कि मैं जो हूँ आनंद दीघे की वजह से हूँ। आनंद दीघे एक समय में, मतलब समझिए, लोग कहते थे कि बाल ठाकरे जैसे ही एक ऑरा उनका भी बन गया था। ठाणे उनका दाहिना हाथ माने जाते, उनका दाहिना हाथ माने जाते थे और उनका राइट हैंड माने जाते थे एक नाथ शिंदे। उनके भतीजे को, केदार दीघे को, इनके अगेंस्ट टिकट दिया है ठाणे में। मतलब तो आनंद दीघे के नाम का कुछ तो असर होगा ही आज भी, या एक नाथ शिंदे होगा, लेकिन आनंद दीघे की लेगेसी एक नाथ शिंदे ले चुके हैं। ओके,
मतलब ये इशू अभी सेटल नहीं होने के लिए खुला हुआ नहीं है, ये इशू सेटल हो चुका है। और अगर कोई शंका थी तो लोकसभा चुनाव में भी साबित हो गया। जिस तरह का स्ट्राइक रेट उनका उद्धव ठाकरे से बेहतर रहा है, उससे भी साबित हो गया कि शिवसैनिकों का एक बड़ा हिस्सा एकनाथ शिंदे के साथ है बजाय उद्धव ठाकरे के। लेकिन ये जो आप अभी बात कह रहे थे ना कि बीजेपी के कुछ कैंडिडेट जो हैं वो नेता दूसरी पार्टी में, शिंदे की पार्टी में, ये जो प्रवृत्ति है या ये जो टेंडेंसी है, ट्रेंड है, ये अमित शाह की देन है भारतीय राजनीति को। पहले भी एकाध कहीं होता था, ये उन्होंने ट्रेंड शुरू किया। अच्छा टिकट चाहिए तुम्हें या सीट चाहिए, सीट दे देंगे, कैंडिडेट आदमी हमारा होगा। हाँ, ये बिहार में पूछिए वो जो है क्या नाम है वीआईपी पार्टी वाला, मुकेश सहनी से कैंडिडेट अपने दिए, जब उसने बगावत की सारे वापस आ गए। यही सही बात है। और छोटी इस पर पार्टी लोग मान की दूसरे वाले मान भी लेते हैं, मुझे हैरानी इस बात। नहीं, तो वो कैंडिडेट भी देते हैं, पैसा भी पार्टी देती है, लड़ने का पैसा भी देती चुनाव लड़ने का। तो भाई उस जो जिस पार्टी को मिल रहा है उसको तो लगता है कि हमारे 5 विधायक या 7 विधायक या 10 विधायक होंगे, वो हैसियत और एक विधायक की हैसियत, दोनों में फर्क है, वो ये देखता है। अच्छा ये बात तो पार्टी के अंदर की है ना, आम जनता में तो यही है ना कि इस पार्टी के इतने विधायक है। इतने विधायक जीते। तो इतने विधायक हैं तो मंत्री पद जब बटेगा तो उस समय भी ये बात आएगी, तो उसका जो है फायदा होता है। तो ये ट्रेंड जो है वो अमित शाह जी ने शुरू ये किया है असली खाने के और दिखाने के दांत वाली कहावत। बिल्कुल। कि भाई संतुष्ट कर दिया, आप नाराज नहीं हुए कि हमको टिकट कम दिया, हमको सीट कम दी, सीट दे दी, लेकिन उम्मीदवार हम आ रहा होगा। वो कहते हैं आपके पास उम्मीदवार है कहाँ, आपके पास उम्मीदवार नहीं है, लड़ाने का पैसा नहीं है, इनके लिए मैं दोनों सुना हम दे रहे हैं। कि एकनाथ शिंदे के बाद इतने कैंडिडेट थे नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के रणनीतिकारों की शुरू में यही थी कि 70-72 तक इनको अधिकतम देना है, उससे अधिक देना नहीं है। लेकिन बाद में उनको भी अपना ये दिखाना था, और लोकसभा चुनाव में क्योंकि स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, और लोकसभा चुनाव में भी उनके 3 कैंडिडेट बीजेपी की तरफ से थोपे गए थे और तीनों हारे। तो उसके बाद उनका थोड़ा अपर हैंड हो गया था कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है लोकसभा में, तो इस बात को कह के उन्होंने बढ़ा लिया। लेकिन बीजेपी के उसमें कैंडिडेट्स हैं। और दूसरी चीज़, एकनाथ शिंदे के सीट की बात करने सौरभ, तो दूर दूर तक सिवाय वो एक खबर के कि हाँ उनके गुरु के भतीजे हैं, इसके अलावा उसमें कोई मतलब नहीं है। पब्लिक कनेक्ट उनका इतना बेहतर होता है, सुना 24 घंटे बाद में अवेलेबल रहता बहुत गजब का। और कोई भी मदद करने के लिए कोई कुछ फ़ोन करे तो व्यक्ति किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति की मदद करता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी सेक्शन के हो। तो जब ये टेंडेंसी नेता में आ जाए ना, तो अपने पर्टिकुलर लोकसभा या विधानसभा में वो हारता नहीं है। जब लोगों को आप इस रूप में मोबिलाइज करें तो एकनाथ शिंदे में वो बात मैंने है। 2-3 किस्से इनके बारे में सुने कि एक तो एक बार 90 के दौर में शायद राइट्स के बीच में एक महिला और एक बच्चा, उनको अस्पताल जाने की जरूरत थी, बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, अब कैसे जाएं? वो आदमी अपने ऑटो स्टार्ट किया, ऑटो में दोनों को बैठा करके अस्पताल छोड़ करके आया। बल्कि बात उस समय तो चली थी। अब तो लोग मुंबई में संघ के एक पदाधिकारी, उनको कुछ मेडिकल जो है प्रॉब्लम थी, कुछ चाहते थे कि इलाज के लिए जो है कुछ हो जाए। देवेंद्र फडणवीस को जानते हैं, मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, नहीं हुआ। थाने में शिंदे का एक आदमी जो उनको जानता था, उसको पता चला, उसने फोन किया, 24 घंटे में काम हो गया। तो देखिए, पद होने से सिर्फ काम नहीं होता, वो टेंडेंसी होनी चाहिए। थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, नायब सैनी के बारे में बताते हैं। हमको एक सज्जन ने बताया ये चुनाव के दौरान कि वो 12 बजे 1 बजे रात तक जो है लोगों से मिलते थे। एक दिन रात में पूछा आपने पीए से कि कोई बचा है? बोला 2 लड़के बैठे हैं। बोले भेज दो। 1:45 बज रहा था, भेज दिया। तो आए दोनों जाट। तो पूछा बताओ क्या काम है? दोनों ने कहा मुझे कोई काम नहीं है। हम सुनते थे गांव में कि आप रात में 12 बजे 1 बजे भी मिल लेते, टेस्ट करने आए थे कि मिलते हैं कि नहीं। अब जाके बताएंगे कि मिलते हैं। हाँ, नहीं तो इस मामले में एकनाथ शिंदे की छवि जबरदस्त है। हर कोई उनको जानने वाला जो है व्यक्ति वो ये कहता है कि लोगों के तो किसी भी वक्त काम आने के लिए वो आदमी तैयार खड़ा रहता है। अच्छा, नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इनके सामने एक प्रफुल्ल गुदड़े पाटिल है। तो बस यही है कि इनके सामने एक मराठा को लड़ा दिया गया, इसके अलावा और इसमें कोई बहुत इंटरेस्टिंग बात नहीं है। क्योंकि फिर भी मतलब वो जिस शहर से मेयर रहे वहां से वो मुख्यमंत्री तक का सफर, उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनना भी स्वीकार करा। तो मेरे ख्याल से राजनीतिक करियर के हिसाब से एक सीखने जैसा है वो। अरे ये बहुत लोग बात करते हैं, शायद हमारे प्रोग्राम में बात हुई कि भाई
इस बार बीजेपी किसी मराठा को ही बनाएगी या अब मराठा ही बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, और देवेंद्र फडणवीस के सामने ये एक चैलेंज है कि वो ब्राह्मण और मुझे लगता है कि ये कहा जा सकता है सौरभ, मतलब एकदम से इन्फॉर्मेशन ये नहीं है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक मिल रही है उसके हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि मराठा सीएम नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा इस आपका बार जो के बेस इलेक्शन नहीं में है, आप तो पहले ही एक नाथ शिंदे को तो आप पहले आउट कर रहे हो। नहीं उस रूप में कि क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में जैसे हरियाणा में गैर जाट वोट पे बीजेपी डिपेंड कर रही थी, ओबीसी वोट पे पूरी तरह से निर्भर कर रही है। और अगर आप पूरे चुनाव को ओबीसी केंद्रित कर रहे हैं और उस मराठा के खिलाफ ओबीसी केंद्रित कर रहे हैं, वो जो ओबीसी की एकजुटता है बीजेपी गठबंधन के साथ, वो इस लिहाज से है कि मराठा में कुछ पॉकेट्स बहुत एग्रेसिव हो गए बीजेपी के खिलाफ, तो वहां पर रिएक्शन के तौर पर यह सामने आ रहा है। तो अब उधर से कोई सरप्राइज के तौर पे किसी मराठा को आप सीएम बना दिए, वैसी बाइनरी है, लेकिन जैसी हरियाणा में थी जाट वर्सेस नॉन जाट, उस एक्सट्रीम नहीं था, लेकिन है हाल के कुछ दिनों इलाकों में काफी आया। मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र। और बीजेपी को अगर जीतना है, बीजेपी गठबंधन को, तो ऐसी बाइनरी के आधार पर ही वो जीत पाएगी। और मेरे ख्याल से 300 साढ़े 300 ओबीसी जातियां हैं वहाँ पर। लेकिन क्या इस ऐसा कोई अंडरलाइंग प्रचार भी होगा या हो रहा है? उसी तरह से छोटी छोटी मंडलियाँ, छोटी छोटी बैठक, जैसे हाल के दिनों में पिछले 6 महीने में अगर आप उठा के देखें, महाराष्ट्र सरकार के बहुत सारे विकास योजनाओं के लोकार्पण, जैसे किसी एयरपोर्ट का नाम पूछिए किसके आधार पर रखा गया, कहीं कोई स्कूल खोला गया, कहीं कुछ किया गया। हर एक जातियों के जो छोटे छोटे नायक हो सकते हैं, छोटी छोटी जातियों के बड़े नायक, छोटे नायक नहीं बड़े नायक, छोटी जातियों के, उन सब के लिए कुछ ना कुछ करके मैसेजिंग की गई है। संख्या में छोटी, हाँ, मैसेजिंग की गई है। मानी छोटी 10 लाख की है, 5 लाख की है, उसके लिए भी कुछ ना कुछ किया गया है ओबीसी के भीतर। ठीक है। और वो मैनेजमेंट, जैसे भूपेंद्र यादव और क्या कर रहे हैं, भूपेंद्र यादव पिछले 3 महीनों से अगर आप उठा के देखें तो यहाँ के मिनिस्ट्री के दफ्तर में कितने दिन दिखेंगे आपको? लगातार महाराष्ट्र में वही काम कर रहे हैं और यही काम है लगातार अलग अलग पॉकेट्स में। तो ये खासकर ओबीसी को इसका इम्पैक्ट कैसे होता है? आप देखिए, वेस्टर्न यूपी में 2002 में राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर थे, जब विधानसभा चुनाव हुआ, अजीत सिंह से अलायंस कर लिया उन्होंने। जाट खुश होने के बजाय नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि अगर हमको जो है अजीत सिंह के पास जाना है तो वाया बीजेपी क्यों जाएंगे, सीधे चले जाएंगे। तो अगर बीजेपी मराठा बनाएगी तो वो कहेंगे हम वाया बीजेपी क्यों जाएं, हमारे पास मराठा लीडर पहले से है। सही बात है। तो हम सीधे क्यों न चले जाएं। तो वो रिएक्शन होगा। दूसरा, आप अपने बेस को एक तरह से डिसोन कर रहे हैं कि जिसके आधार पर जीते। ये वैसे होता है जैसे अगर आप हरियाणा में किसी जाट को मुख्यमंत्री बना देते सिर्फ इसलिए कि उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन आपका वो जनाधार नहीं है। तो ऐसे स्थिति में जो है किसी जाट को बीजेपी हरियाणा में मुख्यमंत्री बना ही नहीं सकती है। तो कोई सरप्राइज नाम भी हो सकता है बीजेपी, मतलब महायुति अगर जीतती है तो, मतलब एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, 2 नाम हमारे सामने, वैसे ही पूछ रहा हूं मैं, मतलब अभी तक के जो इंडिकेशन देखें या उस तरह की चीज़ें, तो ये ऐसा लग नहीं रहा है। और महाराष्ट्र ऐसा स्टेट नहीं है कि आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर लें जैसा कि आपने राजस्थान में कर लिया या मध्य प्रदेश में कर लिया। कोई अननोन फिगर को आप महाराष्ट्र में ऐसा नहीं कर सकते। उसमें उस रूप में स्किल्ड व्यक्ति आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि शासन चलाना, उसमें गठबंधन का चलाना, अपोजिशन अगर बीजेपी जीतती है तो भी अपोजिशन मजबूत एक रहेगा ही, तो वहाँ पे बहुत कार्यकुशलता की जरूरत होती है। और फिर 5 साल सरकार चला के दिखाया, अच्छी सरकार चला देवेंद्र फडणवीस ने, और जिताकर फिर ले 2019 में ऐसा भी नहीं कि हार गए उसके बाद। 2019 में मुख्यमंत्री बन गए थे। लीडरशिप के नाम पर बीजेपी के पास महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस से बड़ा नेता नहीं है। कोई नहीं। तो आप देवेंद्र फडणवीस को अगर हटा देते हैं तो एक तरह से आप अपनी लीडरशिप खत्म कर रहे हैं। देखिए आप लोग, अब कमाल की बात, हम कोई सीधे नहीं पहुंच गए इस बात पे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हो सकते हैं। थ्योरम सॉल्व की है पूरी, हेंस प्रूव्ड, इसलिए हो सकते हैं। प्रदीप जी, अगर 2019 में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने होते तो उनका 10 साल का समय पूरा उनका दुर्भाग्य है, उनका कास्ट। तो कोई ये क्वेश्चन ही नहीं होता, ये क्वेश्चन से नहीं शुरू होता, में चुपचाप आप सरकार क्या चल रही होती। उनका दुर्भाग्य उनका कास्ट है। अगर देवेंद्र फडणवीस ओबीसी होते तो कुछ डाउट ही नहीं। तो महाराष्ट्र के अगले 30 साल के वो कमाल के लीडर होते। अरे देखिए, अब अगली सीट साहब, ये वर्ली की सीट उद्धव आदित्य ठाकरे, इनके सामने मिलिंद देवड़ा को उतारा है शिंदे शिवसेना की तरफ से, और मनसे ने भी यहाँ कैंडिडेट दिया संदीप देशपांडे। मुझे हैरानी इस बात की हुई कि ये जो संदीप देशपांडे हैं, ये भी ठीक ठाक व्यक्ति हैं। ये एकदम एक बार जीते हुए हैं यहाँ से। ये उम्मीद ही इनको ये है कि मराठा वोट में वो जबरदस्त सेधमारी कर दें अगर संदीप देशपांडे, तो फिर देवड़ा आदित्य ठाकरे को मुसीबत में डाल सकते हैं। बावजूद इसके अभी तक जो संकेत मिल रहा है उसके हिसाब से आदित्य ठाकरे एडवांटेज वाले पोजीशन में जीतेंगे। अभी तक पिछले 3 चुनाव से नंबर 2 पार्टी इस सीट पर मनसे ही है, राज ठाकरे की पार्टी ही है। और मिलिंद देवड़ा यहाँ के सांसद रहे 2 बार के, मतलब अच्छी घेराबंदी आदित्य ठाकरे की। घेराबंदी ठीक हुई है।
अगर देशपांडे ने अच्छा मराठा वोट काटा तो फिर वो मुसीबत में पड़ेंगे। और सबसे आज बड़ी बात होगी आदित्य ठाकरे वहां से निकल नहीं पाएंगे। हाँ, ये बात भी है। प्रचार नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुश्किल हो गया है चुनाव प्रचार। और मुंबई उद्धव में तो ठाकरे बहुत अपने ऐसा स्वास्थ्य के कारण वैसे भी ज्यादा प्रचार नहीं कर पाएंगे, तो उनके नंबर 2 कैंपेनर एक तरह से वही थे, उनको फंसा दिया वहां। और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ये माहिम से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ इंटरेस्टिंग है बात, यहाँ ये है कि ये इनके सामने जो है, इनको बीजेपी ने खुलकर सपोर्ट किया है अमित ठाकरे के कैंडिडेचर का। आशीष शेलार ने खुलकर कहा कि हम इनके साथ हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने इनके खिलाफ कैंडिडेट दिया है, सदा सरोनकर। अरे शाम तक उम्मीद की जा रही थी क्या ये अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे, इन्होंने नॉमिनेशन वापस नहीं दिया है। तो बहुत कोशिश ये की गई सौरभ की उनको एमएलसी बनाने का ये ऑफर दिया है, क्योंकि 3 बार के विधायक हैं वो, ऐसा नहीं है कि कोई नए नेता हैं कि उनको टिकट मिल गया वो लड़ जाएं। लेकिन बीजेपी क्योंकि एकदम से चाहती है कि हाँ राज ठाकरे के बेटे को चुनाव जिताया जाए, तो शिंदे के ऊपर काफ़ी दबाव है। उस कैंडिडेट को भी ये कहा जा रहा है कि आप पीछे हट जाओ और एमएलसी आपको बना दिया जाएगा, और ऐसा बीजेपी के लोग मान रहे हैं कि शायद ऐसा हो पाए। लेकिन अभी 3 दिन है नॉमिनेशन वापस लेने के लिए। राज ठाकरे की क्या रेलेवेंस है इस चुनाव में? अगले लोकल बॉडी इलेक्शन को लेके बीजेपी ये चाहती है कि लोकल बॉडी इलेक्शन अगला जो महाराष्ट्र का होगा ना विधानसभा चुनाव के बाद, उसमें राज ठाकरे फैक्टर होंगे। इस विधानसभा चुनाव के लिए ऐसे बहुत बड़े फैक्टर वो है नहीं, लेकिन अगले लोकल बॉडीज इलेक्शन में बड़े फैक्टर होंगे। और उस लिहाज से बीजेपी चाहती है कि उनको इस पेज पे रखा जाए कि जो एंटी बीजेपी वोट है उसको वो काटें, और अगर लोकल बॉडी में आपको गठबंधन भी करना पड़े तो फिर वो फायदेमंद साबित हो सकता है। अरे ये देखिए, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है, ये है बांद्रा ईस्ट की सीट। जीशान सिद्दीकी यहाँ से हैं, मिले यहाँ सारे फिल्म स्टार्स वगैरह सब यहीं रहते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान सब के घर यहाँ पर हैं। जीशान सिद्दीकी जीते थे कांग्रेस से, इनके फादर भी कांग्रेस में, तो उनकी भी हत्या हो गई बाबा सिद्दीकी की। ये वो चले गए थे शिंदे सेना में, माफ कीजिएगा एनसीपी में, और ये भी अब एनसीपी में चले गए, और इनका नॉमिनेशन आज हो गया। इनके सामने उद्धव शिवसेना ने वरुण सरदेसाई, ये आदित्य ठाकरे के कजन है, उनको मतलब उद्धव ठाकरे के भतीजे या भांजे होंगे, उनको यहां से निकाला गया। लेकिन ये जो सीट है सर, ये सीट मुस्लिम बहुल सीट है। और अब सवाल ये है कि जीशान सिद्दीकी को अजीत पवार की पार्टी में क्या मुसलमान उसी तरीके से वोट करेगा जो कांग्रेस पार्टी में होते हुए वोट किया था? मुझे शक है बीजेपी के साथ जो भी आएगा मुसलमान उसके साथ आएगा, ये बहुत बड़ा संदेह है। इसका सबसे बड़ी विक्टिम अगर कोई है तो मायावती है। पूरी एक बार चली राजनीति गई। खत्म हो गई। मुलायम सिंह है, जब उन्होंने कल्याण सिंह को लिया तो हाँ, उनकी राजनीति खराब हो गई, 2009 में जो है। कांग्रेस उसका एडवांटेज लेगी। तो मैं क्या कहता क्या हूं, शक भी- नहीं किया मुलायम सिंह यादव ने मुसलमानों के लिए, कार सेवकों की हत्या कराने से लेकर, और क्या क्या नहीं किया। उसके बावजूद 2009 में सिर्फ इसलिए कि कल्याण सिंह को साथ ले लिया था साथ छोड़ दिया। अनुशक्ति नगर, देखिए ये साहब, ये भी मजेदार सीट है। यहां पर सना मलिक, नवाब मलिक की बेटी, वो चुनाव लड़ रही है, और इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद, एनसीपी शरद पवार गुट से। ऐसे ये समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे अभी तक। अब लोग विधानसभा का चुनाव शरद पवार के से लड़ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है इनके लिए पूरी सिफारिश खुद अखिलेश यादव ने की। हाँ, और शरद पवार और अखिलेश यादव दोनों की बातचीत हुई थी, और उसके बाद ही ये टिकट उनको दिया गया। यहां भी आप देखिए, यहां पर शिंदे सेना ने जो है वो कैंडिडेट उतारा हुआ है अविनाश राणे, तो सना मलिक के खिलाफ उन्होंने शिंदे सेना ने दिया हुआ। यहाँ कहा जा रहा है कि फ्रेंडली फाइट हो गया। अभी फ्रेंडली फाइट है या नहीं? अगर सना मलिक की बात कर लें या नवाब मलिक की बात कर लें, वो बर्दाश्त करना, चाहे शिवसेना की बात करें शिंदे या फिर बीजेपी नेताओं के लिए, खासतौर पे देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुत मुश्किल है, वो डाइजेस्ट करना आसान नहीं है। और बीच में आप लोगों ने देखा भी होगा कि रिपोर्ट किया गया था कि नवाब मलिक को टिकट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अजीत पवार को बोला गया, उन्होंने सहमति दे दी थी, बीजेपी नेताओं ने यह इन्फॉर्मेशन दे दी, मीडिया में रिपोर्ट किया गया कि हाँ नवाब मलिक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आखिरी समय में उनको सिंबल दे दिया। नवाब मलिक ने, आपकी खबर यही है, नवाब मलिक ने अजीत पवार की पार्टी से नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। अच्छा, पहले उन्होंने इंडिपेंडेंट किया तो उसमें ये लगा कि हाँ वो खबर सही है, फिर बीजेपी नेताओं ने जो बताया था वो बात सही है कि वो नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आखिरी टाइम में सिंबल उन्होंने जमा बड़ा कर एम्बैरेसिंग है बीजेपी के लिए खासतौर पे। बिल्कुल। और उसमें जैसा कि पहले मैंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के लिए तो और डाइजेस्ट करना मुश्किल है। बीजेपी नेता ये कह रहे हैं कि अब हम कैंपेन करने नहीं जाएंगे, लेकिन इतने से बात नहीं बनती है। आपके गठबंधन के सहयोगी ने अगर वैसे कैंडिडेट को दिया जिसके खिलाफ आप इतने मुखर रहे हो, तो फिर बात, और वहाँ बीजेपी के बहुत प्रचार की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, दूसरी समस्या बीजेपी के लिए वहाँ पे ये है कि अबू आजमी, नवाब मलिक, हाँ, अबू आजमी के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। नहीं, शिवाजी ऐसे में नगर तो मानपुर अबू आजमी को जिताना चाहेगी बीजेपी। ठीक है। नवाब मलिक ज्यादा बड़े दुश्मन है अबू आजमी से। भाई आपने दाऊद तक से तो रिश्ते बता दिए थे, क्या करेंगे आप? और लेकिन ये अजीत पवार का कैरेक्टर बताता है।
भाई या तो आप पहले ही कहते कि नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और कहते कि हम हमारे साथ रहे हैं, हमारा साथ दिया उन्होंने अच्छे बुरे में, हम उनको टिकट जरूर देंगे, इसके लिए हम कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार है। तो ऐसा तो आपने कुछ कहा नहीं, आपने धोखा दिया। आपने मान लिया, कहा कि हम नहीं देंगे, और एक तरह से पिछले रास्ते से दे दिया, और ऐसे समय पर दिया जब बीजेपी कुछ रिएक्ट करने की हालत में ना हो, लास्ट मिनट पे। भाई अजीत पवार भी तो कम से कम मुसलमान वोट की उम्मीद करते हैं ना। इससे मैं इसको जोड़ना चाहता हूं, हरियाणा से के नतीजे से जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, क्या वो ट्रेंड में बदलेगा? ये महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ नहीं है, रीजनल पार्टीज को कमजोर करने का जो मतदाता का इरादा दिखाई दे रहा है। हरियाणा में दोनों रीजनल पार्टीज को खत्म कर दिया, और मुझे लगता है इस चुनाव में कम से कम 2 पार्टियां जो हैं खत्म नहीं, हाशिए पर जाने वाली। कौन दो सर? बड़ा स्पष्ट है, एक अजीत और पवार UBT की पार्टी और दूसरा उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे सर वाकई में आपको लगता है कि मतलब हाशिए पर जाएंगे? अगर वो एकनाथ शिंदे के सामने नहीं टिक पाए, मुकाबला तो भाई अब बीजेपी से हटकर नीचे आकर जो है, मतलब बड़े पहलवान से आके छोटे पहलवान पे आ गए आप, वहां भी आप नहीं जीते, तो आपको आपके पास, हम कह रहे हैं बचा क्या? संगठन नहीं बचा, पार्टी नहीं बची, विचारधारा नहीं बची, और जो आपका रुतबा था वो नहीं बचा। तो आगे के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए। क्या क्या लेके जाएंगे लोगों के सामने कि हमने क्या उपलब्धि हासिल की? जो हमको पिता से विरासत में मिला था उसको हम बचाकर क्यों नहीं रख पाए? ये जवाब तो उन्हें और किसी को नहीं, अपने शिव सैनिकों को तो देना ही पड़ेगा ना। जो लोकसभा चुनाव में दुविधा में था शिव सैनिक कि उद्धव ठाकरे को वोट दें कि एकनाथ शिंदे को वोट दें, वो दुविधा खत्म हो गई है। मतलब स्पष्ट विभाजन हो गया, जो है ठाकरे के साथ वो ठाकरे के साथ है, और जो नहीं है वो शिंदे के साथ है। अच्छा, इस चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने की टक्कर जहां पर हो रही है, बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा आमने सामने दोनों सेनाएं ही है, तो यहां भी मुकाबला। अच्छा, मुझे लग रहा है जानबूझकर कि ये बिल्कुल स्ट्रेटजी के तहत किया है। जहाँ पे आप स्ट्रांग होल्ड जो आपका ऐसा है मुंबई ठाणे, ये शिवसेना का गढ़ रहा है, तो चाहे शिवसेना उद्धव ठाकरे हो तो या शिंदे हो तो ज़्यादातर सीटें वैसी ही रहेंगी, फिर वैसी सीटों पे आपको वही दिया जाए। चलिए सर, बस आप बता दीजिए फाइनल सर। बता दीजिए, हो गया सर, बाकी सब तो ठीक है। चर्चा वर्चा तो इतने सारे एग्जिट पोल गलत होने के बाद अभी भी ये सवाल बनता है क्या? नहीं, लेकिन मैं उनसे बात कर रहा हूं, आप दोनों से, जिनके एग्जिट पोल कभी गलत नहीं हुए। नहीं, लेकिन हरियाणा मान सकता हूं मैं। अरे भाई, फेल हो गए तो क्या दोबारा इम्तिहान नहीं देंगे? देखिए, ऐसे कहते हैं। कौन आगे सर लग रहा है अभी फिलहाल? अब तो टिकट भी बढ़ गई। नहीं, मुझे तो कोई डाउट नहीं कि महायुति आगे। अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं लग रहा। सरकार बनने की भी संभावना ज्यादा महायुति की है, बीजेपी क्योंकि वो मतलब बड़ा जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है तीनों पार्टियों के। लेकिन सर लोकसभा से अब परिवर्तन क्या आ गया? लोकसभा में तो उनकी हार ही हुई एक तरह से। हाँ। लोकसभा से अब तक परिवर्तन क्या है, तब लोगों को समझ में आएगा क्या हुआ अब नया। इसमें 5-6 चीज़ें हुई। जैसे सबसे पहली बात तो कि लोकसभा चुनाव में जो एक चीज़ पहले हम लोग कह चुके हैं कि जिसको टर्म दिया गया था वोट जिहाद, तो वो नंबर्स आप उस हिसाब से समझें कि एक लोकसभा में अगर 6 विधानसभा सीटें हैं, 5 में बीजेपी जीती है गठबंधन, और 1 में हारी, उसके चलते लोकसभा हार गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग इसको अंडरलाइन नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज़ की जो लाडली योजना है, उसके बाद से 5 महीने का आपने उसमें धनराशि डाल दिया, और 15 से 17 सम्मेलन किए गए हैं जिसमें गठबंधन के तीनों बड़े नेता होते थे, और उसमें 80,000 से 1 लाख की महिला लड़कियों की आबादी 2 करोड़ लोगों को गया है मेरे ख्याल से। हाँ, और 2 करोड़ लोगों को, और 5 महीने का। तीसरी चीज की विदर्भ के किसानों में सोयाबीन और मूंगफली को लेके बड़ी समस्या थी, उनका रेट ठीक उनको नहीं मिला था, तो उसके लिए भावांतर योजना के तहत, भावांतर योजना जैसी स्कीम चला के उनको पैसे दे दिए गए, जितने पैसे उनको दिए जाने थे। तो ये लोकसभा चुनाव के बाद जो डैमेज कंट्रोल किया जाना था, प्याज एक्सपोर्ट पे बैन लगा था, बैन लगाया, हटा दिया, तो उसमें वो होमवर्क उनका बहुत अच्छा हुआ है। और जैसा कि मैंने कहा कि जो संख्या में छोटी जातियां हैं, उनको साधने के लिए जो कुछ किया जाना चाहिए था लोकल लेवल पे, उस काम को बखूबी किया गया है। तो आपने कहा गठबंधन में बीजेपी नंबर 1 होगी, लग ही रहा था मतलब, लेकिन वैसे भी महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी बीजेपी हो सकती है आपके हिसाब से? निश्चित तौर पे महाराष्ट्र में बीजेपी नंबर 1 पार्टी होने के पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ की महायुति और महाअघाड़ी के दोनों के कोऑर्डिनेशन को देख लें तो दोनों ही दल का कोई भी व्यक्ति वो समझ जाएगा कि अभी आगे कौन है अभी की तारीख में।
जो मोमेंटम उनका था महागाड़ी का 6 महीना पहले, उसको वो बुरी तरह से लूज कर चुके हैं। ओके। और अभी भी कई सीटों पे फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है, कई सारी सी कोई कोऑर्डिनेशन उसमें नजर नहीं आ रहा है। उद्धव ठाकरे अगर खराब सीट ले रहे हैं तो उद्धव ठाकरे का ही नुकसान थोड़ा ही होगा, ये आपके गठबंधन का नुकसान हो और रहा है। आपको सौरभ एक बात बताऊं, कल मैं रात को एक डिबेट में था, उसमें यूबीटी का आदमी अभी भी बोल रहा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ही बनेंगे। हर चैनल में जाके वो कुछ कर लो, अब सीटें किसको कितनी क्या है, मैं कितनी बताएगा जीतूं, मैं कम जीतूं, ज्यादा जीतूं, मैं सैनिकों को अगर ये नहीं बताएगा तो फिर बताएगा उसके पास क्या? है ही क्या? तो है ही नहीं क्योंकि आपने हिंदुत्व तो छोड़ दिया है, आपके पोस्टर उर्दू में उद्धव लग रहे ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना है तो वोट कीजिए। हैं। ऐसे वो शुरू कर रहे हैं। राइट। चलिए साहब, ये तो आज अभी तक का आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन था और आज थोड़ी क्लैरिटी मिली कि कौन कितने पानी में है। तो आज का कॉफी पर कुरुक्षेत्र आपने देखा और सर ने तो बता ही दिया है वैसे आधा बताया, पूरा समझ लीजिए उनके। फंसा रहे हैं ये। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र, धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया शांत आपका। कल फिर मिलते हैं आपसे कॉफी पर कुरुक्षेत्र में, आज इतना ही।